हाउ टू राइट अ बेटर आंसर, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव डिजाइंड अ ट्रायंगल। और जब हमने ये डिज़ाइन ट्रायंगल किया तो हमने इसमें इकोनॉमिक्स को समझा, सोसाइटी को, और पीएसआई को हम लिख हमने एक 4 सब्जेक्ट से लिंकअप किया इसका, तो हम फिलॉसफी बोल रहे थे, उसके साथ हम लिंकअप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये अप्रोच जब ये 4 सब्जेक्ट से लिंकअप होता चला जाएगा, जब ये 4 को जोड़ेंगे तो एथिक्स में बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा हमारा चौथे पेपर। ये हम इस डिज़ाइनिंग को थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे शुरू से ही। अब हम सोसाइटी वाले सेक्शन पे हैं। कल हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, कल क्या किया था हमने, कल हमने ये देखने की कोशिश, जैसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, व्हेन वी आर डूइंग सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, तो वी शुड थिंक अबाउट द सोशियोलॉजिकल स्केल। जब हम समाजशास्त्री मुद्दों को समझ रहे हैं तो समाजशास्त्री स्केल पे समझना। तो जैसे हमने क्या किया कि कल हमने पावर्टी का इशू लिया, वी हैव टेकन पावर्टी, एंड फिर हमने इसमें क्या किया कि हम नंबर ऑफ स्केल पे गए। हमने देखा कि ये माइक्रो सोशियोलॉजी थी, और फिर हमने देखा कि ये मीज़ो था, और मैक्रो सोशियोलॉजी। हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इशू है, कोई भी इशू है जिसको हम देखेंगे माइक्रो लेवल पे कैसे फंक्शन करता है, मीज़ो पे कैसे करता है, और मैक्रो लेवल पे कैसे करता है। इसके लिए हमने कुछ थियरीज देखी थी। थियरीज कौन सी थी, जब माइक्रो लेवल पे हम देख रहे थे तो हमने क्या किया कि सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म को देखा। हमने देखा कि लैंग्वेज है या कोई भी शब्द है, उससे कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे कॉमन मीनिंग पाते हैं। इसमें एक दो नाम है, कोई ज़रूरत नहीं है नाम, अगर नाम याद भी रखना है तो मीट एक बहुत है। और हमने ये देखा कि डे टू डे लाइफ में हम किस तरीके से एक कॉमन शेयर्ड मीनिंग जो है अपने दिमाग में लेकर के घूमते हैं। मैंने इस पेन का एग्जाम्पल दिया, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल भी मैंने दिया, या हम इस तरह के एग्जाम्पल्स पुट कर सकते हैं कि असल में जो हमको लगता है कि ये हमारी सोच है, असल में वो समाज की सोच होती है। क्योंकि माइंड के प्रोसेस में बिना लैंग्वेज के, बिना किसी चीज़ के, बिना इंफॉर्मेशन के उनको प्रोसेस कर पाना वो मुश्किल है। और देखो, लैंग्वेज चूंकि अपने आप में एक टूल है, सोशल रिप्रोडक्शन है लैंग्वेज, भाषा हम सबके लिए कॉमन होती है। तो जब भी आप भाषा के साथ सोचने की कोशिश करोगे पूरे जीवन में, जब भी आप जिंदगी में भाषा के साथ सोचने की कोशिश करोगे, तब जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो सोशल ही मिलेगा। और ये हमेशा हमारी एक प्रॉब्लम रहती है। यही एक सवाल है कि क्या इस जो इसके अलावा कुछ और है क्या। जैसे आप कल्पना करिए कि आप, जैसे बोला मैंने कल, एल्बर्ट आइंस्टीन का हमने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने, है ना, अ, सूरज की रोशनी देखी और कहा मैं किरणों के साथ तेजी से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसके साथ क्या होगा। या हम कोई कल्पनाएं ऐसे करते हैं। तो जब आप ध्यान से देखोगे, आप इमेजिनेशंस इमेजिनेशंस विदाउट लैंग्वेज, है ना, इमेजिनेशन बियॉन्ड होना लैंग्वेज। जब आप या बिना इसके बियॉन्ड इमेजिनेशन करोगे, तो जो आप सोच रहे हो वो आप हो, वो आप हो। मतलब आप ये कह सकते, जब हमने पहली क्लास में शुरू किया था तो हम नंबर ऑफ सेल्फ बना रहे थे। तो ये पॉलिटिकल सेल्फ था जो हमें राजनीतिक पहचान दे रहा था, सोशल सेल्फ था जो सामाजिक पहचान दे रहा था, और इकोनॉमिक सेल्फ था। ये जो फिलोसफिकल सेल्फ है, अगर इसमें हम और आगे जाने की कोशिश करेंगे तो ये जो बियॉन्ड द लैंग्वेज जब शुरू होंगे, तो आप इसीलिए उसको बियॉन्ड द फिजिक्स बोल, मेटाफिजिक्स। उन एक्सपीरियंसेस को वो क्या हैं वो जानना बहुत मुश्किल है।
जानना बहुत मुश्किल है। उसको ही हम कॉन्शियसनेस बोलते, को ही हम कॉन्शियसनेस। व्हाट इज इट एक्चुअली, वी डोंट नो। So there are many interpretation in the world. The physicists are trying to interpret the consciousness from the help of quantum physics. भौतिक विज्ञानी कोशिश करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स से इसको बताने की कोशिश। एक है ना, जो इलेक्ट्रॉन के पाथ होते हैं एक सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन कई जगह, तो कुछ प्रोसेस हो। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंस वाले हैं, वो इसको नहीं मानते कि फिजिसिस्ट जो है वो जिंदा चीज़ों पे काम नहीं करते। जब लाइफ पैदा होती तो पत्थर में भी तो है ना क्वांटम, लेकिन ह्यूमन में वो कैसे अलग हो जाती, कुछ चीज़ डिफर हो जाती। तो जो बायो वाले होते हैं वो उसको जेनेटिक लेवल पे, जो न्यूरॉन्स के इंटरेक्शंस हैं उस पे अलग अलग हिस्सों में खोजने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से सर्च करते हैं। जैसे हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है क्लाउस्ट्रम, और वो क्या करता है कि जो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं उन सबको वहाँ पे लिंक करता है, तो सारा फ्लो उसके थ्रू ही हो करके जाता है। ये पहले हमको पता नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, उसको एक कुछ डाला गया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड वगैरह डाले गए कि थिंकिंग प्रोसेस करे। तो जो क्लाउस्ट्रम जब उसका स्विच ऑफ किया जाता था तो उसका पूरा कॉन्शियसनेस बंद हो जाती थी। लेकिन जब वो क्लाउस्ट्रम को ऑन किया जाता था, वो करंट दिया जाता था, तो वो पूरी कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिस्ट को लगा कि, न्यूरो साइंस वालों को भी, हाँ हमको मिल गया है। लेकिन ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये इस पाथ से संबंधित है कि आपने बिजली का तार काटा, बिजली का तार काटा तो बिजली का फ्लो रुका। लेकिन बिजली व्हाट इज इन इट सेल्फ, इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज इट इज इन इट सेल्फ, ये 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 प्रॉब्लम अलग है। एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट, वी आर सर्चिंग फॉर इट। देयर आर, है ना। अब उसी कॉन्शियसनेस को अगर वो इस माइंड और इस इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस के बियॉन्ड है, इट इज फ्री विल, तब वो फ्री विल है। बात समझ में मेरी? तो लेकिन हमारा जो दिमाग का बड़ा हिस्सा है, जो हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा है, वो लैंग्वेज के साथ ही चलता, वो लैंग्वेज के साथ ही रन करता है, भाषा के साथ ही करता है। जिन तस्वीरों को देख करके हम सोचते हैं, जैसे जो मेटलिज्म की फिलॉसफी में कार्ल मार्क्स टिके हुए हैं, और यही फिलॉसफी थी जो जॉन लॉक ने कहा, टैबला रासा कहा कि माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट, how you are putting the number of information by the your experiences, by the your anyway you are getting the number of information, you are putting your mind, they are interacting with each other and they are the producing the ideas. So idea is nothing in itself, but they all are the result of the experiences. तो अपने आप में आइडिया कुछ नहीं है, माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। हम किसी भी तरीके से अनुभव से दुनिया को देखते हैं, और इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से जो इकट्ठा करते हैं, तो जिसको आप विचार कहते हो, वो उन्हीं सूचनाओं के आपस के प्रोसेस को दिखा रहा होता है, उसका रिजल्ट। लेकिन अगर आप कह दोगे कि नहीं, समथिंग इज बियॉन्ड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने कहा कि वो तार तो हमने पता कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो माइंड के अंदर है वो अपने आप में क्या है। तो दो खड़े हैं फिलॉसफी में। इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं, देयर आर सम इनेट स्ट्रक्चर्स इन योर माइंड, दे आर प्रोड्यूसिंग द कॉन्शियसनेस, तो आइडिया नोन एज द इनेटनेस। जब हम कहते हैं कि दिमाग में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये स्ट्रक्चर हैं जो हमारी सोच को बनाते हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड है, उसी के थ्रू हम चीज़ों को सोचते हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशन से आए हुए हैं, या दे आर गिवन बाय द गॉड या सुपर नेचुरल पावर। तो आइडिया ऑफ इनेटनेस जब आप जाओगे तो द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो उसके आप नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाते, वो लिंक होकर के वहाँ पे जाएगा। तो देर आर द मेनी थिंकर्स,
who they are believing in the innateness. And the example of the innateness, how we can rationalize the existence of innateness. So we should the स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. अगर हम इनेटनेस को कंफर्म करना चाहते हैं तो हमको स्ट्रक्चर को देखना चाहिए भाषा का. तो जैसे हम लैंग्वेज को देखते हैं तो लैंग्वेज में आप देखते हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट, दो तीन चार पैटर्न ही हैं जिसमें दुनिया की सारी लैंग्वेज जो है वो पैदा होती है. हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ द ऑल नॉलेज what we are producing, they all are in the direction. जब हड़प्पा में घर बनाया, मोहनजोदाड़ो में बनाया, तो पुटामिया में आप बना रहे, अलग अलग देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि उस पूरे दौर में किसी ने मिसाइल नहीं बनाई. मिसाइल नहीं बनाई. दोनों आंसर हैं कि उस दौर में इंफॉर्मेशन ही इतनी थी कि उस हिसाब से जितना वो समझ पाया उस डेवलप कर रहा था. तो वी डोंट हैव एनी रियल आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक, लेकिन हम इसके इनेटनेस और चीज़ों को देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जैसे न्यूरो साइंस में जाओगे तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द कि देयर इज एनी एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्री विल. कहेंगे कि फ्री विल वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं. बट द सपोर्टर ऑफ द इनेटनेस आर, है ना, सपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल. जो इनेटनेस को मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर हैं दिमाग में. इनेटनेस का आइडिया इमैनुअल कांत का भी था. हम फिलॉसफी में भी, मतलब एथिक्स में इमैनुअल कांत को करेंगे, उन्होंने कहा कि कैटेगोरियल इम्परेटिव इसीलिए कहा क्योंकि देयर इज अ सम इनेट स्ट्रक्चर इन योर माइंड, दे आर प्रोड्यूसिंग द नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड, एंड देयर आर मेनी नॉलेजेस, देयर आर सम नॉलेज which are beyond this innateness, because mind have some fixed structure. जैसे हमने कहा हमारे पास आंखें दिमाग है, एक स्ट्रक्चर है, तो हम इससे एक दुनिया को देख सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एक इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो उस स्ट्रक्चर के पीछे है और उसको आप नहीं जान सकते. तो इसलिए उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, फेनामेना और नेमना. which you cannot know, they all are the part of the phenomena, and which you can know, they all are the phenomena. ठीक. तो और अभी जो है वो नॉम चॉम्स्की वगैरह हैं, वो लिंग्विस्टिक के साथ कहते हैं. तो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर, तो दे ऑल आर पार्ट. यहाँ से हम यहाँ से लेंगे. ठीक है. अब हम इस थीम को जो हमने फिलॉसफी में थोड़ी सी समझने की कोशिश, मैं उसको दोबारा डिफाइन करूँगा, इतना टेंशन एथिक्स वाले जोन में. हम इस वाले पार्ट को लाते हैं यहाँ पे, और हम इसको प्रैक्टिकली पाते हैं कि वी ऑल आर सोसाइटी surrounded by these fixed meaning. And when we have the fixed meaning, then our interpretation should be. जब हमारे पास हम देखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में घिरे पड़े हैं जहाँ हर चीज़ के लिए हमारे दिमाग में एक फिक्स मीनिंग है, और जब फिक्स मीनिंग है हर चीज़, तो उससे संबंधित जो हम सोच रहे हैं, हमारी व्याख्याएं हैं, वो भी फिक्स होंगी. तो मीनिंग के साथ इंटरप्रिटेशन फिक्स होंगे, और उससे जो दुनिया की हमें समझ बनती है, अंडरस्टैंडिंग, वो. और आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ है फिक्स. जब आप इस फिक्स वाले जोन को देखते हो, शेयर्ड मीनिंग को देखते हो, तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, संरचना. तब हम इसको संरचना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, कि संरचना क्या चीज़ होती है.
somebody, तो what is the meaning of the social structure? So social structure means the things, the abstract things which are producing the common meaning in our mind. They are making our interpretation and understanding common. That's why the result of that interpretation, that understanding, our behaviors are common. ठीक। और आप देख सकते हो, हम अपने परिवार में जाते हैं तो बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना है वो एक मीनिंग फिक्स हो जाती है। शादी में कैसे जाएंगे, क्लास में कहाँ बैठेंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, कैसे क्या करेंगे, आप देखोगे सब एक पैटर्न फिक्स है। ठीक है। फिर इसके अंदर लेकिन एक और डिबेट है जो कहता है नहीं, आप अब जैसे हम इस चीज़ को जिन लोगों ने माना, जिसने इसको इम्पोर्टेंस दिया, तो उन्होंने कहा ये इंसान के दिमाग में ही है, ये इंसान के दिमाग में भी है मीनिंग, दिमाग में ही वर्ड। लेकिन ये मीनिंग हमें ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं, असल में हम नहीं सोच रहे होते हैं, असल में दुनिया सोच रही होती है, इसलिए हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। और इन लोगों ने इसका एग्जाम्पल दिया बॉडी से कि जैसे शरीर को कोशिकाएं मिल करके बनाती हैं, लेकिन आप कोशिकाओं का काम समझ के शरीर का काम नहीं समझ सकते हो। कांट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ बॉडी बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। So you can't understand the function of structure or function of the society by the understanding of the function of the individual. आप किसी एक आदमी के काम को समझ के सबके मिली जुली साझे समझ से जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है नहीं समझ सकते। और इसकी थीम कहाँ से है? उसकी नेटनेस के साथ। पीछे हम फिलॉसफी ला रहे थे, थिंक करो। लेकिन एक दूसरी भी चीज़ है कि नहीं, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये बल्कि इस 1+1+1+1 सीधा सीधा जो मेरी सोच है तुम्हारी सोच है मिल करके जब हम आपस में बढ़ते हैं तो ये हमारी सामूहिक सोच। और दूसरी तरफ ये हो जाता है नहीं, आप जो समझ रहे हो, आप जो समझ रहे हो, आप जो समझ, ये मिल करके वो नहीं है, बल्कि ये लेस देन द इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उससे कम है। तो सोसाइटी जो है, इसको आप कहते हो जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे व्यवहार को बनाती है। और हम ध्यान से देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारी संरचनाएं हैं। वाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, कि ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर देश में चलाता है, हमको लगता है वहाँ जाएंगे तो पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगी। तो प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, दे और ऑल द स्ट्रक्चरल थिंग्स। वी आर थिंकिंग इट्स अवर इंटरप्रिटेशन, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। हमें लगता है ये हमारी व्याख्या है कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, लेकिन असल में ये हमारी व्याख्या नहीं है, बल्कि ये देश की अपनी एक संरचना है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को इतना महत्व है कि वो ऐसी समझ हम सब की बनी और हम सब उस ओर जा रहे हैं, वो बनना चाहते हैं। ठीक। तो संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। लेकिन हम में से हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि कुछ लोग जब पढ़ना चालू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं वो छोड़ देते हैं, नहीं बनेंगे आईएएस। आप लोग ऐसे नहीं, ये काम नहीं करेंगे। दुनिया भर के एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स वगैरह आप लोग कहानी सुनते हो, बिल गेट्स से लेके तेंदुलकर सुनते हो, ये नहीं, वो पढ़ाई छोड़ दी उसने। तो जो हमारे लिए रोल मॉडल जिनको हम कहते हैं, उस संरचना के हिसाब से नहीं चलने वाले लोग थे, बल्कि वो स्ट्रक्चर को तोड़ देने वाले लोग। एक कहावत है ऐसी, हमारे बड़े पापा हमको बताए थे कि लीक लीकते सब चलें, लीके चलें कपूत, वे लीकते तीन चलें, शायर सिंह सपूत। मतलब लीक लीकते सब चलें, लीकें चलें कपूत। वो जो लीक है, वो जो पैटर्न है, उसको सब फॉलो करते हैं, और कपूत जो होता है उसको फॉलो करता है। और बिना लीक के, बिना संरचना के तीन चलते हैं, शायर, शायरी करता है वो तोड़ता है, और सिंह जंगल में शेर, और सपूत जो इस चीज को बदलता है। सपूत यहाँ पे उस फ्री विल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझिएगा।
वो उस एनालिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। तो ये जो हिस्सा है, जब आप मान लोगे कि ये मतलब आप कह रहे हो कि इंसान की सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ आप कह रहे हो नहीं सबकी सोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में वजन किसका है? अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो हमने वैसे कपड़े क्यों पहने, हमने वही नौकरियां क्यों चुनी, हम उसी ट्रैक पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम वही काम क्यों कर रहे हैं जो लोग लगातार करते आए हैं। व्हाट पीपल्स आर डूइंग कॉन्टिन्यूसली, वी आर व्हाई वी आर फॉलोइंग द सेम, why we are following the same, we don't have any answer. If we are trying to give the answer, it means the structure is important. अब जो स्ट्रक्चर के खिलाफ कहते हैं, जिसको हम सपूत कह रहे थे, उसके लिए सोशियोलॉजी में दूसरा नाम है, उसको हम एजेंसी बोलते हैं। So if we want to understand the society or society, there is need to understand the two word, first one known as the structure and second word known as the agency. Agency is getting a common meaning from the structure, but at the same time agency is also trying to change the structure. सेम समय में लोग हैं, हम संरचना इस कॉमन मीनिंग को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बदलने की कोशिश भी करते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी आर द रेशनल ह्यूमन बींग्स। और अगर हम एक तरफा इंटरप्रिटेशन चलता है, जैसे इसको छोड़ा ये नीचे गिरा, एक व्याख्या है, इसको हम सिंगल हर्मेनेटिक बोलते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम सोच करके उसकी दोबारा व्याख्या करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, फिर समझते हैं, फिर अर्थ निकालते हैं, तो इसको हम डबल हर्मेनेटिक बोलते हैं, दोहरी व्याख्या। तो हम संरचनाओं से घिरे हुए हैं, all are surrounded by the structure, but we all are the rational human being and we are interpreting in the manner of the double hermeneutic, and we are getting the information from the many sources. Many sources means the sources from the macro level, the sources from the meso level, and sources from the macro level. तो अब आप ध्यान से देखोगे कि फिर सोसाइटी बनेगी क्या? सोसाइटी बनेगी क्या? आप कह सकते हो खिचड़ी, तो बनेगी। हाँ, और जो कल मुहर्रम था तो वो हलीम कहते हैं, 5 दाल गेहूँ सब चावल मिला के थोड़ा सा नॉनवेज भी मिलाते हैं, उसको शाम में हलीम कहते हैं। हिंदुओं में उसको खिचड़ी कहते हैं। और आप कुछ जगह चले जाओगे हलीम को खिचड़ा बोलते हैं, बहुत जगह। खिचड़ी नहीं, खिचड़ा। ये लिंग्विस्टिक एक ये बन के खड़ा हो जाता है और हम इसमें जूझ रहे होते हैं। आई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी eliminate yourself from the social forces, from the your dilemma. तो हम सामाजिक दबावों से, सामाजिक दुविधाओं से खुद को मुक्त कर सकते। अब हम एक इंसान को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ही इज गेटिंग मीनिंग फ्रॉम, हमने कहा यहाँ पे हो गया, यूएस से ले रहा है। वर्ड पॉलिटी सिस्टम। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा ये रिस्क सोसाइटी हो गई,
अब जैसे फाइनेंशियल मार्केट में अमेरिका में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे शेयर बाजार गिर जा रहा है, यहाँ पे जेब से पैसा लगाए थे यहाँ गायब हो गया पैसा। तो जब ग्लोबल रिस्क होने लगे, पहले रिस्क कैसे थे? रिस्क लोकल थे। पहले रिस्क लोकल थे, बुखार आया तो पूरा गांव वाले मिल करके, उनके तरीके अलग थे। आजकल रिस्क जो हैं वो ग्लोबल हो गए। रिस्क सोसाइटी बोलते हैं, उलरिच बेकनेस, जोखिम समाज। तो आजकल जो इंटरप्रिटेशन है वैश्विक जोखिम के साथ हमारा जुड़ता जा रहा है। तो हमारे जो इंटरप्रिटेशन हैं, जो कॉमन हैं, जो पैटर्न है, वो वर्ल्ड वाइड होते जा रहे हैं दुनिया के साथ। रिफ्लेक्सिव सोसाइटी बोल, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सोसाइटी, रिस्क सोसाइटी, एक साथ एक शब्द हैं। और ये जो प्रोसेस है दुनिया का, जो पहले से है, जो नया आया, फिर हम इसको बदल रहे हैं, ये जो मिक्स हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल मार्केट में कोई क्रैश आ रहा है तो हम उसके रूल समझते हैं, फिर रूल के हिसाब से बिहेवियर करते हैं। हम लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से कुछ नियम बनाते हैं और उस पर जुआ खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते? तो structures are still important and agencies also important, but and the same time agency are trying to change the structure। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरेशन, संरचनाकरण। तो हम क्या, संरचना प्रोसेस हो गया। अब इसको, इस चीज़ को समझने के लिए हम उसको डे टू, अब जैसे मीनिंग है वो बदल गई, तो वो जो माइक्रो में कल समझ रहे थे, है ना, जो थियरीज समझ रहे थे, बदलेंगी। मीज़ो वाली बदलेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस बदल जाएंगे, क्योंकि वर्ड्स क्वालिटी से थियरी से बदल दो। अब पेरिस एग्रीमेंट ले लो, क्लाइमेट चेंज ले लो, अलग अलग मुद्दे हैं, तो वो डिबेट के मुद्दे हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे सोचने के तरीके हो जाएंगे। अब दुनिया ओपन रिलेशनशिप अमेरिका से चली आ रही है। बड़ा पैटर्न का आ गया। मतलब अब ऐसे एग्जांपल्स नहीं देने चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। अभी पेरू का एक केस है, पेरू के कोर्ट में वकील साहब ऑनलाइन पेश हो रहे हैं और क्लाइंट के साथ उनका अफेयर चल रहा था, वो लाइव हो रहा था, जज साहब देख रहे थे उसको। जज साहब वो कैमरा बंद करना भूल गए। जज नाराज उस पर अलग है कि इनका केस इनको अपने हैंडल नहीं करेंगे, ये पूरे देश का ये है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अब जब आप पेरू के लिए जाते हो तो वहाँ इस तरीके का, इंडिया में चले जाओगे तो इसके लिए हो सकता है फांसी पे लटका दें हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स पुराने हैं, उनके थोड़े से हैं। और अमेरिका में चले जाओगे तो वो कहेंगे नहीं तो उसकी लिबर्टी थी यार, भूल गया होगा बंद करना, उसके लिए से सॉरी। बिल क्लिंटन का मोनिका लेविंस्की के साथ रिलेशन था, बिल क्लिंटन ने पब्लिकली सॉरी बोल दिया। क्यों? स्ट्रक्चरेशन के प्रोसेस से उन्होंने लिबर्टी को, हाई एजेंसी को ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया। तो मैक्रो स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? देखो, अभी इंडियन सोसाइटी में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो स्ट्रक्चर, we are talking about the, actually, put yourself, your family, and assume yourself you are living in your village, when you are living in your caste, है ना, link your identity with caste and link your identity with your religion, so they all are actually the micro level analysis। देखो आजकल धर्म अलग तरीके से होता जा रहा है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ रिलीजन को आप थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन मैक्रो स्ट्रक्चर को हम कहाँ से बोल देते हैं? जब हम इसको बोल देते हैं, जैसे हमने बोल दिया ब्यूरोक्रेसी, हम यहाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ बोल दिए हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पार्टी वो, यहाँ पे आप दोनों के ऊपर या इसके इसके भी ऊपर रख दो, यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो। ये सब क्या है? ये मैक्रो स्ट्रक्चर।
वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम द वर्ड पॉलिटी थियरी, वर्ड पॉलिटी। तो हमारा अपना देश का अपना मॉडल भी, हमारी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी, अपनी फिजिकल पॉलिसी भी अपना भी है, लेकिन हम बाहर से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो जो बनता है वो कैसा है, टाइम स्पेस का मैटर होता है। इसको समझने के लिए अब इसका एनालिसिस तो बहुत डीपर हो सकता है, लेकिन एक वर्ड होता है हमारे पास, हम कह सकते हैं टाइम स्पेस। और हम कह सकते हैं जो यहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है हर जगह। ये जो रिस्क थे पहले लोकल थे। एक कबीला दूसरे कबीले को मार देता था, एक कास्ट दूसरे कास्ट पे चढ़ जाती थी, तो जमीन था, उसने जमीन ली तो बंदूक और नक्सल पैदा हुआ शहर में। और अब अब ये एक क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया डूब जाएगी, धरती ऐसा हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, फलाना कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये कोप हो रहा है, फलाना हो रहा है, WTO में ट्रेड ऐसे हो रहा है। तो रिस्क हैं, दे आर बिकमिंग ग्लोबल। तो अब यहाँ पे जो रिस्क है जब ग्लोबल हो गए लोकल से, अलग पैटर्न के। लेकिन जब आप इस रिस्क को एड्रेस करने लगते हो, ये वाला भी जिंदा है, ये वाला भी जिंदा है, तो दोनों मिल करके कुछ और बनता है, उसको ग्लोकल बोलते हैं। दो तरह के रिस्क है ना, ऐसा थोड़ा कास्ट वाला रिस्क खत्म हो गया, वो भी जिंदा है, और क्लाइमेट चेंज भी आ गया, तो जो हमने फेंटा मार के बनाया वो लोकल हो गया। तो ग्लोकल इज द टर्म, इज अ मेथड टू एड्रेस the both type of both problem at the same time with a new instrument, with the new mechanism, है ना, which is invented by the you, by the your tools, by the your prior knowledge, and you are accommodating your knowledge with the word knowledge. तो अब यहाँ आ जाएगा ट्राइबल नॉलेज भी है, कास्ट का अपना। भारत की परंपरागत ज्ञान किस तरीके से विश्व व्यवस्था में खुद को अलग तरीके से अकोमोडेट करते हैं, ये यूपीएससी का सवाल होगा। तो फ्रेम समझ में आ गया, अब वो फैक्ट और जुगाड़ खोजना है हमको। अब आपसे पूछे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, हाँ तो हो रहा है मॉडर्नाइजेशन। जब हम वर्ड कह देते हैं तो हमारे पास वो फ्रेम मिल जाएगा हमको। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए, डबल रेशनल हो गई, हर चीज़ को रेशनलाइज कर दो, ब्यूरोक्रेसी मॉडर्न है, स्टेट मॉडर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न है, सेकुलरिज्म मॉडर्न है, और ट्रेडिशनल में वो नीचे वाले ये ले लो, माइक्रो स्ट्रक्चर। तो क्या बदला है, तो हमारे यहाँ चुनाव जो है वो जाति पे हो गया, धर्म चुनाव में हिस्सा ले रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन इस तरीके से बदल रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ बिजनेस किए हैं, लेकिन ब्राह्मण अभी भी नॉनवेज नहीं बेच पाता है, खरीदेगा नहीं उससे। तेरा टीका लगा के बेचे तो लोग कह रहे हटाओ इसको। अभी भी कास्ट ऑक्यूपेशन में कहीं ना कहीं फोर्स कर रही है। हाउ द थिंग्स आर। इसके लिए वो 1970s में वाई सिंह ने एक किताब लिख डाली, दुनिया भर के लोग। तो आसान चीज़ है, समझ में आ रहा है ना। यूपीएससी के सवाल क्या होते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी जो है कैसे वर्ड के साथ एकोमोडेट करके खुद को जिंदा रखे हो, हाउ द टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। हाँ, लाइव इन एरा ऑफ होमोजेनाइजेशन, समांगीकरण के दौर में भी भारत की विविधता खुद को कैसे। तो कुल मिला के हलीम लिखना था बेटा, खिचड़ी कुछ है नहीं। तो एम वही था, प्रूव कर देना था। अब जो मन में आए जितना डिग्री उतना चेंज करवाओ, बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर डेटा, हाउ यू कैन इंटरप्रेट द लेवल ऑफ चेंजेस व्हाट वी हैव अचीव्ड। क्या है वो परिवर्तन के स्तर जो आप पा चुके हो, यू डोंट नो। देयर आर मेनी टर्म्स, इफ यू आर सीइंग देयर आर सम होमोजेनाइजेशन, देयर आर सम, मतलब एक समांगीकरण की प्रक्रिया हो रही है, अमेरिकाइजेशन, मैकडोनाल्डाइजेशन, यू नो, दुनिया भर का, तो मन में आए वो करवा दो।
वेस्टर्न से सीख के सब बदल रहे हैं तो वेस्टर्नाइजेशन हो गया, अपना वाला खुद ही सीखते हैं संस्कृताइजेशन हो जाता है। ये ऑल आर द वर्ड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? जब आप फ्रेम को पकड़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। अब हमको क्या इसमें वो थियरी सेट करनी है, तो ये खूबसूरत आंसर हो जाएगा, ये खूबसूरत सा आंसर हो। अब हमें क्या हो जाता है कि कुछ वर्ड्स क्लियर करने हैं, कुछ वर्ड्स हमको क्लियर करने हैं कि व्हाट दे आर एक्चुअली, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ। तो क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें पर्सनली मुझे जो समझ ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। आप सवाल की असली समझ ही नहीं समझ पाते हो कि व्हाट दे आर आस्किंग एक्चुअली, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, रीजन बिहाइंड दिस की बिकॉज देखो लैंग्वेज इज द मोस्ट, जैसे ये कह सकते हो कि भाषा एक सबसे खूबसूरत टूल भी है क्योंकि वो हमें आपस में बात करने लायक बनाती है। लेकिन भाषा चूंकि स्ट्रक्चर है तो वो हमें गुलाम भी बना लेती है। तो स्ट्रक्चर की अपनी फिक्स्ड मीनिंग होती है। फिक्स्ड मीनिंग क्या होती है? वो सबके सब उसको एक्सेप्ट करें। तो यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग, शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो मीनिंग कैसे समझ में आती है? उस प्रोसेस को समझना पड़ता है। जब प्रोसेस को समझोगे तो फिर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक टर्म है प्लूरलिज्म, एक टर्म है प्लुरलिज्म, बहुलवाद। देयर इज अ टर्म मल्टीकल्चरलिज्म। तो हमसे पूछती है इंडिया इज अ सोसाइटी ऑफ द प्लूरलिज्म और इंडिया इज सोसाइटी ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म। प्लुरलिज्म माने सब होंगे और मल्टीकल्चरलिज्म में होने का जश्न मनाएंगे। बस ये डिग्री, मतलब जैसे हम अलग अलग लोग साथ हैं और साथ होने की खुशी भी है, मल्टीकल्चरलिज्म हो जाता है, साथ हैं खाली। तो क्या होता है, ये एक सेंस अलग होता है। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट द प्लूरलिज्म, तो फिर आप उसको टैपेस्ट्री को ये सब गिना दो। बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट द मल्टीकल्चरलिज्म, तो सब साथ होकर के उसमें त्योहार भी बनवाओ। होली में मुस्लिम को ले आओ, ईद में हिंदू को पहुंचा दो। तो है ना, आपकी एग्जाम्पल्स वहां। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमको क्या समझाया गया कि जो पीछे के वर्ड्स हैं, जो सफिक्स होते हैं, पुछल्ले शब्दों का अर्थ, सवाल ही समझ में नहीं आ रहा तो उछल्ले पुछल्ले क्या है? जैसे पूछ क्या रहे हो भाई, ये तो बता दो। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यू है। तो हमारे साथ दिक्कत यही है कि हमें जहाँ पे जो चीज़ समझनी चाहिए तो छोड़ के हम सब समझ लेते हैं। इसीलिए हम दुनिया में परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़, लेकिन असल में ये पढ़ाई हमें इसलिए बनाई गई है कि हम दुनिया को आराम से समझ सकें। और जो सब्जेक्ट्स के अपने फ्रेम है, स्केल है, वो बहुत मेहनत से आते हैं। वो सैकड़ों सैकड़ों साल से आए। 200 300 साल पहले किसी आदमी ने पहला वर्ड लिखा इस सब्जेक्ट का, फिर उस पर कुछ ने रिसर्च किया, फिर वो मर गई 20 पीढ़ी मर गई हम लोगों के पूर्वजों की। तब सोशियोलॉजी अपने फ्रेम में आई, उधर मर गए 25 50 पीढ़ी, तब फिजिक्स आ रही है, तब केमिस्ट्री आ रही है, और हम उस फ्रेम को छोड़ने की कोशिश। गलत नहीं, तो हमको समझना पड़ेगा कि एनालिसिस हमको इस तरीके, उस पैटर्न को पकड़ लेंगे, हम आराम से कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हीं शब्दों की कुछ मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें बताइए, अब इसमें लिखा है पॉसिबल क्वेश्चन कोर्स डाटा डायमेंशन, 4 लेवल पे इन्होंने कर। क्या आपके पास एक नोट्स है, खूब सारा इसमें इकट्ठा कर दिया इन्होंने। अब जैसे कल्चर है, तो कल्चर पे क्या है कि हमें यहाँ पे नोट्स में, यहाँ पे जैसे कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट। संस्कृत ही मन और आत्मा का विस्तार।
निबंध आ गया इसमें, लिखना क्या है? जैसे अब वही फ्रेम आना चाहिए कि यार ये एजेंसी स्ट्रक्चर कुछ मैटर फंस रहा है इसमें। जैसे कल्चर क्या है? कल्चर वो कॉमन मीनिंग है। अब आप ये कह दो कि जो एजेंसी ने चाहा था वही कल्चर है। अभी इसकी कहानी पलट भी जाएगी। अब देखो सेम चीज़ को पहले हम यहाँ देखते हैं, फिर मैं इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ कि ऐसे में जाएगा तो कैसे जाएगा। अब द कल्चर रिफर द क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑफ द नॉलेज, एक्सपीरियंस, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड, मीनिंग, हायरार्कीज, रिलीजन, नोशन, टाइम, रोल, स्पाइटिक है ना, स्पेटियल रिलेशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड द मटेरियल ऑब्जेक्ट द पोजीशन एक्वायर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। देखो इस पूरी कहानी में देयर इज ओनली वन वर्ड, कैसे? देखो कोई मतलब नहीं। भरोसा, विश्वास, ज्ञान, अनुभव, जिंदगी, मोहब्बत, प्यार, ये जो लोगों का समूह, ये मीनिंग कॉमन है बेटा। हाँ, जैसे ऐसे हिला रहे हैं, आपने बाय समझा, और अगर 20 साल पहले 30 साल पहले जब ये नहीं आया होगा, या 50 साल पहले कोई ऐसे करता, हमने ऐसा किया तो इसको किसी ने गाली समझा क्या? बाय, ऐसे कर, नमस्कार भाई साहब। अरे पागल हो क्या तुम? ऐसे ही कर दो तो सलाम, क्या है? तो कहेगा, यार कर क्या रहा है तू? ये जो आपने जो हमारे एक्शंस हैं, why they are denoting the culture, because they are producing the same meaning, same sense of understanding in every minds. That's why they are known as culture. Everything what we have, when you will think about the meaning producing by them, it is known as. You can also think what is the meaning produced by them. आपने कहा वो मंदिर था तो वो क्या मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा था, अब हम उस मीनिंग को तलाश लेते। समझ में आ रहा है? जैसे पहले के जो गांव थे, जब हम विलेजेस को देखेंगे तो हड़प्पा में मंदिर नहीं था ना, कोई मंदिर नहीं था, लेकिन मिडाइवल में आके मंदिर बन गए, और गांव मंदिर के इर्द गिर्द बस गए। फिर दक्षिण में नहीं बनते, फिर उत्तर पूरब की तरफ। इंडियन कास्ट सिस्टम देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में तो अलग तरीके से, साउथ इंडिया में अलग तरीके से था। साउथ इंडिया में तो बहुत रिजिड था। साउथ इंडिया में ये हालात आ गए थे कि वहाँ पे जो वो ब्राह्मण्स कहते थे कि अगर दक्षिण से साउथ से हवा नहीं बहती, दलित वहीं बसाए जाते थे। ये इनकी हवा भी छू गई ना, वो भी अशुद्ध हो जाए, मंदिर कहाँ बनेगा वो? आप इमेजिन कर सकते हो बसावट कैसी हो। और फिर जब उस भाषा को डिकोड करोगे, ध्यान से देखो, अब हम इस सिंबल देखो, अब इसको क्या बोल दिए, जैसे आपने कहा सिंबॉलिक सिस्टम, सिंबल्स हैं, सोशल लर्निंग एंड ट्रांसमिशन, खाली लैंग्वेज को पकड़ लो तो भी वो शब्द हैं, भाषा है, एक दूसरे के दिमाग में है, साझा पहचान है, शेयर्ड वैल्यू बिलीफ है, सोशल चेंज। नहीं बदला है कल्चर, मीनिंग वही है तो चेंज नहीं होगा, मीनिंग बदलेगी तो वो चेंज होगा। कल्चर रिलेटेड एथनोसेंट्रिज्म, दो वर्ड वर्ड, अगर हम ये मान लें कि भैया तुम्हारा कल्चर भी अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, तो हम हो जाएगा। और हम मान लें कि हमारा वाला अच्छा है, तुम्हारा वाला खराब है, एथनोसेंट्रिज्म हो जाता है।
प्रजाति केंद्रवाद हो जाता। मानना इतना आसान नहीं होता कि मीनिंग भी स्ट्रक्चरल है, पहले से ही गाली दे रहे होते हैं। अब धर्मों के साथ समस्या क्या आती है कि धर्म तभी जीवित रह पाता है, या राष्ट्र के साथ भी यही समस्या, जब भी लोगों को किसी खास स्ट्रक्चर में लिंक किया जाता है खास मीनिंग के साथ, तो उन वो कब जुड़ेंगे से अलग। हाँ मतलब फील गुड हो ना कुछ, तभी जुड़ेंगे। फील गुड के लिए क्या बताएंगे, जैसे हमारे हम कहें हमारे हमारे भगवान ये हैं, कि हम नए भगवान ले आए, हमारे हम आज से नए बाबा हो गए, हमारे हम ये इस भगवान की पूजा, हमको ये लिखना पड़ेगा, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं। तुम्हें जो अब तक ज्ञान मिला वो अधूरा था, धरती ज्ञान को पूरा करने के लिए इस पूर्ण धर्म का जन्म हुआ। अगर तुम किसी और चीज, अगली लाइन, अगर तुम किसी और चीज को मानते हो तो तुम गुनहगार होगे, और अगर तुमने किसी और चीज की इबादत की तो तुम कष्ट के भागीदार बनो। पहले डर बैठाएगा वो, फिर डर का सलूशन खुद ही में बताएगा। और तो अगर तुम अच्छा करोगे और फिर भी थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो उसको भी रेशनलाइज करेगा, कहेगा नहीं तुम हालत खराब है, लेकिन तुमको स्वर्ग नसीब होगा उधर, या तुम कढ़ाई में तले नहीं जाओगे, या तुम्हारा अगली कहानी वो बताए। और इस क्रम में वो दूसरे से खुद को अलग करने के चक्कर में खुद को अपने को प्रेस करके अच्छा बनाता ही जाएगा। जब भी दो जातियों, दो धर्म और दो कल्चर के लोग आपस में रहेंगे, में प्लूरलिज्म के साथ मल्टी कल्चरलिज्म हो जरूरी नहीं है दोस्त। हैं तो लेकिन एक दूसरे घूर ही रहे हैं, एक फ्लैट में चार लोग रह रहे हैं, लेकिन बस वही है, मौका मिले तो कूट देवे तुम। तो ये ये वाला जो कंडीशन है, क्योंकि धर्म और ये सब श्रेष्ठता का भाव पैदा, इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, टॉलरेंस बहुत, टॉलरेंस आएगा कहाँ से, रेशनैलिटी से पैदा होता है। देखो जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं डाइवर्सिटी में ना, वहाँ टॉलरेंस पैदा होता है, टॉलरेंस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। मतलब इन सोसाइटल सेंस, साइकोलॉजिकल सेंस, अब वो फिलॉसफी में ले जाए चले जाओ कि नहीं, जब मन आत्मा परमात्मा से विलन संपूर्ण सदस्य, फिर तो हो ही जाएगा, लेकिन मानता कौन है असली में? यार, टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, कल्चरल रिलेटिविज्म है एथनोसेंट्रिज्म, देयर आर द टू टर्म, सांस्कृतिक सापेक्ष, ये समझ में आ रहा है?